दोस्तों आज 18 अक्टूबर है। आइए 18 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर और उनके पॉइंट्स पर चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर आधारित है, 6A के संबंध में है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने 4-1 के बहुमत के फैसले से, मतलब स्प्लिट डिसीजन से, गुरुवार 17 अक्टूबर को नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की खंडपीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। अब ये नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है क्या, तो इस बारे में जान लेते हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए अप्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के तहत 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए अप्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है क्या। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्प्लिट डिसीजन के द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को या 6A की वैधता को बरकरार रखा। नागरिकता अधिनियम की धारा क्या है, इसकी वैधता की तिथि कितनी है। अब आइए कि ये कैसे अस्तित्व में है ये जान लेते हैं। तो उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 में असम समझौता हुआ था, जिससे वो अस्तित्व में आया। 1985 में असम समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने अखिल असम संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार असम आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को एक विशेष प्रावधान के तौर पर स्वीकार किया गया। तो ये था कैसे अस्तित्व में आया। अब इस पॉइंट के अंत में हम लोग चर्चा कर लेते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया उसके बारे में। तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया। तो 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया, उनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं। हालांकि उपर्युक्त न्यायाधीशों में से जस्टिस पादरीवाला ने असहमति का अपना फैसला लिखा। तो किस जज ने असहमति का फैसला लिखा, तो जस्टिस JB पादरीवाला ने असहमति का फैसला लिखा। परंतु बहुमत ने अपने फैसले में माना कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च 1971 का कट ऑफ सही है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध माना है। इसके बाद ये अधिनियम है क्या, उस बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। वो कैसे अस्तित्व में आया, किस समझौते से अस्तित्व में आया, किन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया, उसके बारे में चर्चा किया। और फिर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में चर्चा किया। किन जजों की जो पीठ थी, 5 जजों की पीठ थी, तो वो कौन कौन थे और किसने असहमति जताई, और इसका कट ऑफ क्या है, और इसका जो पहला डेट है जो 1 जनवरी 1966 है, 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच का जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एशिया में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने का, सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है या किस देश के नाम हो गया है। तो ये भारत के नाम है। जो एशिया में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम भारत है। और टेस्ट क्रिकेट कहाँ कहाँ होता है एशिया में, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश,
यूएई शारजा में टेस्ट क्रिकेट होता है। तो इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। 17 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया 46 रनों पर ढेर हो गई या 46 रनों पर ऑल आउट हो गई। यह भारत का न सिर्फ घरेलू मैदान पर बल्कि एशिया में किसी भी टीम का टेस्ट मैच में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि यह भारत का न सिर्फ घरेलू मैदान पर बल्कि एशिया में किसी भी टीम का टेस्ट मैच में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले न्यूनतम स्कोर वेस्ट इंडीज के नाम था, उसने 53 रन बनाए थे, और पाकिस्तान ने भी एक टेस्ट मैच की एक पारी में 53 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन बनाए थे। तो यह टेस्ट मैच में भारत का तीसरा सबसे कम स्कोर है। 46 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हुई है। यह टेस्ट मैच में भारत का तीसरा सबसे कम स्कोर है। सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड क्या है? इसके पहले भारतीय टीम 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन, कहां पर? एडिलेड में, एडिलेड में 36 रन, और 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 42 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो भारत का न्यूनतम स्कोर अभी भी 36 रन है 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन भारतीय टीम ने जो 46 रन पर ऑल आउट हो गई है वो न्यूनतम स्कोर है घरेलू मैदान पर। इससे पिछला रिकॉर्ड क्या था? तो 75 रन का था विरुद्ध वेस्ट इंडीज 1975 में, 1987 में। तो भारतीय टीम इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1987 में 75 रनों पर आउट हुई थी, और कल जो है 46 रनों पर आउट हुई, जो उससे भी कम स्कोर है। सबसे कम स्कोर है घरेलू मैदान पर, ओवरऑल तीसरा सबसे कम स्कोर है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है निकिता पोरवाल ने। तो इस बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल तो कहां की है? मध्य प्रदेश की है, ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया पेजेंट के 60वें संस्करण की रनर अप दादरा एवं नागर हवेली की रेखा पांडे रही। तो रेखा पांडे दूसरे स्थान पर रही, दादरा एवं नगर हवेली की हैं, और दूसरी रनर अप तीसरे स्थान पर गुजरात की आयुषी ढोलकिया रही। मतलब पहले स्थान पर निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की, दूसरे स्थान पर दादरा एवं नगर हवेली की रेखा पांडे, और तीसरे स्थान पर गुजरात की आयुषी ढोलकिया फेमिना मिस इंडिया पेजेंट के 60वें संस्करण जो 2024 में हुआ उसकी विजेता ये तीनों रही। आज का चौथा क्वेश्चन नहीं होकर चौथा पॉइंट है, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत की एक लड़की है जो कि इंग्लैंड में अपने कलाकृति, अपनी चित्रकारी के लिए पुरस्कृत हुई है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, भारत की छात्रा के बारे में। तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय ARU एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की छात्रा अदिति आनंद को उनकी कलाकृति मैरीगोल्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है मैरीगोल्ड्स, के लिए पुरस्कृत किया गया है। अदिति आनंद की किस कलाकृति को पुरस्कृत किया गया है? तो मैरीगोल्ड्स को पुरस्कृत किया गया है। हरियाणा के करनाल की रहने वाली अदिति को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में उभरती चित्रकार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। अदिति की कलाकृति मैरीगोल्ड्स भारत में बाल श्रम और खोए हुए बचपन की ओर ध्यान केंद्रित करती है। तो अदिति की कलाकृति मैरीगोल्ड्स भारत में बाल श्रम और खोए हुए बचपन की ओर ध्यान केंद्रित करती है। इस कलाकृति में है क्या? तो एक माँ अपने बच्चे को गेंदे का फूल बनाता हुआ सिखा रही है, जो अदिति की कलाकृति है मैरीगोल्ड्स। आज का पांचवा प्रश्न है,
यमन में हूती विद्रोहियों के विरुद्ध किस देश ने B2 बम वर्षक से भूमिगत बंकरों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए? एक बार और प्रश्न पढ़ देता हूं। यमन में हूती विद्रोहियों के विरुद्ध किस देश ने B2 बम वर्षक से भूमिगत बंकरों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए? इसका उत्तर है अमेरिका ने। तो ये हमले यमन की राजधानी साना और हूती विद्रोहियों के गढ़ सादा के आसपास किए गए और इससे कितना नुकसान हुआ इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये हमले अमेरिका द्वारा B2 बम वर्षक से यमन की राजधानी साना और हूती विद्रोहियों के गढ़ सादा के आसपास हुए हैं। तो एक क्वेश्चन का और जवाब मिलता है हम लोगों को कि यमन की राजधानी कहाँ है, तो साना में है। तो ये हो गया। और यमन की राजधानी साना में हूती विद्रोहियों का कब्जा वर्ष 2014 से है। तो ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली हमलों के विरोध में हूती विद्रोही लाल सागर में कई महीनों से पोतों को निशाना बना रहे हैं। तो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल का जो हमला हो रहा है उसके विरोध स्वरूप हूती विद्रोही लाल सागर में कई महीनों से समुद्र में पोतों को निशाना बना रहे हैं। आज का छठा प्रश्न है, प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार कौन सा विशेष ट्रेन चलाएगी? प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार कौन सा विशेष ट्रेन चलाएगी? तो केंद्र सरकार कांदा एक्सप्रेस चलाएगी। प्याज के बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग देखते हैं कि विशेष तौर पर त्योहारी सीजन में प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। तो प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार रेलवे के जरिए प्याज की ढुलाई करेगी। इसके लिए सरकार ने महाराष्ट्र से 3 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कांदा एक्सप्रेस नाम की विशेष ट्रेनें नासिक महाराष्ट्र के बफर स्टॉक से प्याज लेकर दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी पहुंचेगी। मतलब कांदा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलेगी, नासिक से चलेगी। 3 ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन दिल्ली आएगी, दूसरी ट्रेन लखनऊ आएगी और तीसरी ट्रेन गुवाहाटी आएगी। बफर स्टॉक से प्याज लेके और प्याज की आपूर्ति करेंगी। तो ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि कांदा एक्सप्रेस नासिक से दिल्ली, कांदा एक्सप्रेस नासिक से लखनऊ, कांदा एक्सप्रेस नासिक से गुवाहाटी जाएगी प्याज लेकर। दोस्तों ये आज का 7वां और अंतिम क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश मोरिटानिया की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर है नुआकसोत। तो अब प्रश्न उठता है कि करंट अफेयर्स के वीडियो में किसी देश की राजधानी पूछने का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि अभी हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदया है वो 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर है, जिसमें से एक देश मोरिटानिया भी है। इसलिए इस देश का राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोरिटानिया देश का राजधानी नुआकसोत है। इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में, पहले चरण में वो अल्जीरिया गई थी। अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोरिटानिया पहुंची। 1960 में मोरिटानिया के स्वतंत्र होने के पश्चात या किसी भी भारतीय नेता की इस देश में पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। तो ये है कि 1960 में स्वतंत्र हुआ, इसके बाद किसी भी भारतीय नेता की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। हम लोग मोरिटानिया देश के बारे में बहुत कम सुनते हैं। मोरिटानिया देश जो है वो अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। इसका 90% जो भाग है वो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जिस कारण यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। और उत्तर में तो लगभग जनसंख्या नहीं है, दक्षिण में थोड़ी सी जनसंख्या पाई जाती है और वो भी जनसंख्या जो है कंसंट्रेटेड है। और जो राजधानी नुआकसोत, तो 2013 का जो जनगणना हुआ था उसमें मोरिटानिया की राजधानी मात्र 35 लाख थी और उसमें से भी नुआकसोत में 10 लाख लोग निवास कर रहे थे। अब आगे हम लोग भारत और मोरिटानिया के संबंध के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और मोरिटानिया के बीच
राजनयिक प्रशिक्षण और वीजा छूट सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो राजनयिक प्रशिक्षण और वीजा छूट सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये था राष्ट्रपति महोदय जो मोरिटानिया गई है उसके बारे में। मोरिटानिया की राजधानी इंपॉर्टेंट हो जाता है नुआकसोत, क्योंकि अभी गई हैं और इसके बारे में हम लोगों को कम जानकारी मिलती है। 1960 में जब ये देश आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ? तो फ्रांस से आजाद हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेश था। उसके बाद ये किसी भी बड़े भारतीय नेता की पहली मोरिटानिया यात्रा है।